24 अक्टूबर 2025 शाम का वक्त कोहिमा के ओल्ड मिनिस्टर्स हिल कॉलोनी में एक 22 साल की लड़की अपने घर से निकलती है। हाथ में बास्केटबॉल, आंखों में सपने और दिल में वो जोश जो हर एथलीट के अंदर होता है। उसका नाम था वीहो जोनू जाओ। उसने अपने घर वालों को कहा कि वो बास्केटबॉल खेलने जा रही है, पर वो कभी कोर्ट तक पहुंची ही नहीं। और अगले दिन सुबह उसकी बॉडी मिलती है अपने ही घर के बेसमेंट में, एक रिंग वेल के पीछे, लकड़ियों और पुराने कपड़ों के नीचे छुपी हुई। कौन था वो शख्स जिसने इस उम्मीद भरी जिंदगी को इतनी बेरहमी से खत्म कर दिया था? इस चीज का जवाब सुनकर आप लोग भी यकीन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक की नहीं है। ये कहानी है एक पल के नफरत की, एक मोमेंट ऑफ रेज की, जिसने एक पूरे परिवार को तबाह कर दिया। वीहो जोनू जाओ सिर्फ एक नाम नहीं था नागालैंड में, वो एक आइडेंटिटी थी, एक इंस्पिरेशन थी यंग एथलीट्स के लिए। 22 साल की ये लड़की बास्केटबॉल कोर्ट पर लिटरली आग थी। जाखामा विलेज, कोहिमा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाली वीहो जोनू ने ऑलरेडी अपना नाम स्टेट लेवल पर बना लिया था। 2025 में ही उसने गुवाहाटी में U23 नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में नागालैंड को रिप्रेजेंट किया था। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। कोहिमा डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि उसने 2022 में नागालैंड ओलंपिक्स में कोहिमा के लिए गोल्ड मेडल जीता था। उसके पास स्किल्स थी, डेडिकेशन थी और सबसे इम्पोर्टेंट, उसके पास सपने थे। वो अपने लेट फादर कैने थोतू जाओ, सॉरी इफ आई एम सेइंग दैट नेम रॉन्ग, बट वो अपने लेट फादर की बेटी थी और शायद उनकी कमी को अपनी अचीवमेंट से वो भरना चाहती थी। पर हर सक्सेस स्टोरी के पीछे एक फैमिली होती है, एक घर होता है। और वीहो जोनू के घर में रहते थे उसके अंकल, या फिर वो शख्स जो उनको खुद का अंकल बताता था। सैम्यूल जाओ 31 साल का एक आदमी जो क्लेम करता था कि वो वीहो जोनू की फैमिली का अडॉप्टेड मेंबर है। वो इन्हीं के परिवार के साथ इन्हीं के घर में रहता था। ये क्लेम कितना सच था ये बाद में मैं क्लियर कर दूंगा वैसे अभी, पर पहले ये समझना जरूरी है कि सैम्यूल कौन था। रिकॉर्ड्स कहते हैं कि वो ऑफिशियली होल्तो जाओ का बेटा था, जाखामा विलेज से, और ओल्ड मिनिस्टर्स हिल्स में ही रहता था। ये सेम हाउस जहां वीहो जोनू रहती थी। उसके बैकग्राउंड के बारे में रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो नेपाली डिसेंट का था और फैमिली के एक आंटी ने एलिजिडली उसे अडॉप्ट कर लिया था। पर ये रिश्ता, ये बॉन्ड इतना मजबूत नहीं था जितना दिखता था, क्योंकि इस फैमिली के अंदर ही अंदर एक टेंशन ब्रू हो रही थी, एक ऐसी टेंशन जो 24 अक्टूबर को ब्लास्ट होने वाली थी। अब हम लोग आते हैं उसी दिन पर, विच इज 24 अक्टूबर 2025। दोपहर का टाइम था उस समय पर और घर में सिर्फ 3 लोग थे, वीहो जोनू, सैम्यूल और उनकी दादी, जो टेरेस पर प्लांट्स की देखभाली कर रही थी। नॉर्मल सा दिन था ये और कोई नहीं सोच सकता था कि अगले कुछ घंटों में क्या होने वाला है यहाँ। ऑल ऑफ दिस इज फ्रॉम सैम्यूल्स कन्फेशन, जो उसने बाद में पुलिस के इंटेरोगेशन में बताया था। और ये पूरा कन्फेशन एक चिलिंग पिक्चर पेंट करता है इस केस के बारे में। दोपहर के अराउंड 2 बजे सैम्यूल ने वीहो जोनू से कहा कि मेरे लिए चाय बना दो। दिस वॉज अ वेरी सिंपल थिंग, राइट? पर वीहो जोनू शायद से उस टाइम पर मोबाइल फोन पर बिजी थी और उसने अपने अंकल की इस बात को इग्नोर कर दिया था या फिर कैजुअली रिस्पॉन्ड करा था। और बस यही वो ट्रिगर पॉइंट था और सैम्यूल को इस बात से गुस्सा आ गया था। इतना गुस्सा आ गया उसे कि उससे कंट्रोल नहीं हो पाया। वो किचन में था जहां पर फायरवुड रखा हुआ था। उसने एक लकड़ी उठाई वहां से और एक पल में ही सब कुछ बदल गया। जो आगे यहाँ पर हुआ था वो मेडिकल रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक एविडेंसेस से लिया गया है। सैम्यूल ने वीहो जोनू के सर पर उस लकड़ी से किया, एक बार नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स जो नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा NHAK में हुई थी उसमें सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। कॉज ऑफ डेथ ब्लंट टू द हेड। उसका स्कल फ्रैक्चर हो गया था। इंजरी भी इतनी ज्यादा सिवियर थी कि उसकी ऑलमोस्ट इंस्टेंटली डेथ हो गई थी। और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ये कंफर्म किया था कि स्ट्रैंगुलेशन से नहीं हुआ था उसका मौत, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई असॉल्ट भी नहीं हुआ था यहाँ पर। ये एक क्राइम ऑफ रेस था, प्रीमेडिटेटेड नहीं था ये, पर ये स्पॉन्टेनियस वायलेंस इतनी ब्रूटल थी कि एक यंग लाइफ सेकंड्स में ही खत्म हो गई। किचन जो घर का सबसे ज्यादा वार्म कॉर्नर होना चाहिए वो एक क्राइम सीन बन गया था यहाँ पर। और वहां जो हुआ उसका एविडेंस बचाना मुश्किल था, पर सैम्यूल ने फिर भी ट्राई करा। क्राइम के बाद का पार्ट और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है यहाँ पर, क्योंकि अब सैम्यूल के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी कि मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। उसने पहले वीहो जोनू की बॉडी को एक स्वेटर से कवर किया, फिर उसका मोबाइल फोन उठाकर स्विच ऑफ कर दिया और सिम कार्ड निकाल दिया। वो फोन जो शायद उसके लास्ट कनेक्शन या लास्ट क्लू बन सकता था इस केस में, सैम्यूल ने उसे तोड़ दिया
और अगली सुबह 25 अक्टूबर को वो कोहिमा म्युनिसिपल काउंसिल के गार्बेज ट्रक में से एक में उसने इन सारी चीजों को फेंक दिया था, इंक्लूडिंग फोन। एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करना ये एक प्रोफेशनल क्रिमिनल का काम होना चाहिए, पर सैमुअल एक एमेच्योर था। उसने ब्लड स्टेन साफ करने के लिए एक मॉप का यूज किया और फिर उस मॉप को उसने एक नियर बाय ड्रेन में फेंक दिया था। रात भर वीहो जोनो की बॉडी उसके कमरे में ही पड़ी रही। सोचिए उस घर की हालत, दादी को शायद से उस टाइम पे पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। और सुबह होने से पहले सैमुअल ने बॉडी को बेसमेंट में रिंग वेल के पीछे छुपा दिया था और उसके ऊपर फायरवुड और पुराने कपड़े डाल दिए थे उसने। पर सच कभी भी नहीं छुपता है। 25 अक्टूबर सुबह अराउंड 7:45 बजे रेजिडेंट्स ने वो बॉडी डिस्कवर कर ली थी। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। साउथ पुलिस स्टेशन से ड्यूटी टीम 8:20 तक स्पॉट पर पहुंच गई थी। सीन सिक्योर किया गया। दोपहर 2:05 तक दीमापुर से फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL की टीम आई थी एंड यहाँ पर स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी एंड फिजिकल एविडेंस कलेक्शन भी। एक डिटेक्शन डॉग को भी डिप्लॉय करा गया था यहाँ पर सराउंडिंग एरिया को एग्जामिन करने के लिए एंड इंडिपेंडेंट विटनेसेस की मौजूदगी में इंक्वेस्ट कंडक्ट करा गया था यहाँ पर। और फिर पोस्टमार्टम के लिए ये बॉडी NHA भेजी गई थी, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया। वीहो जोनो के पैटर्नल अंकल वेके थोजोजाओ ने रिटन FIR लॉन्च किया था यहाँ पर। केस रजिस्टर हुआ कोहिमा वुमेन पुलिस स्टेशन में, केस नंबर 00172025 अंडर सेक्शंस 101 एंड 103 ऑफ BNS, जिसका मतलब सिंपल टर्म्स में होता है कि यहाँ पर का केस था। पर ये केस इतना ज्यादा भी सिंपल नहीं था। पुलिस के वर्ड्स में ये एक ब्लाइंड केस था, सो नो इमीडिएट लीड्स एंड नो ऑब्वियस सस्पेक्ट्स। इसे 26 अक्टूबर को एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की गई with the 8 members led by additional superintendent of police K. सोरिसो क्विंकर। और यहाँ से असली डिटेक्टिव वर्क शुरू हुआ इस केस का। SIT ने सिस्टमैटिकली हर एंगल को एक्सप्लोर करा था यहाँ पर। विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए गए थे, क्राइम सीन को मल्टीपल टाइम एग्जामिन किया गया था और स्लोली पीसेस फिट होने लगे थे इस केस में। सैमुअल की मूवमेंट सस्पिशियस थी, उसके स्टेटमेंट्स में कॉन्ट्राडिक्शन था और जब प्रेशर पड़ा उस पर बहुत ज्यादा इंटरोगेशन के वक्त, तो 4 नवंबर 2025 को ऑलमोस्ट 10 दिन बाद वो टूट गया। सैमुअल जाओ ने कन्फेस कर लिया था सब कुछ, कि कैसे उसने रेज में वीहो जोनो को मारा था और कैसे उसने बॉडी छुपाई, कैसे उसने एविडेंसेस डिस्ट्रॉय करे थे और अरेस्ट होकर उसका अब गेम खत्म हो गया था। पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिटेल है जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। सैमुअल खुद को एक अडॉप्टेड अंकल बोलता था, पर जाखामा विलेज के पुरुत्सो खेल मतलब कि विलेज काउंसिल ने ऑफिशियली एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है। यहाँ पर उनका स्टेटमेंट क्लियर है। सैमुअल जाओ लेट होल्तो जाओस फैमिली के अम्ब्रेला के नीचे था, पर उसके पास कोई ऑफिशियल ट्राइबल या फिर इंडिजीनियस सर्टिफिकेट नहीं थे जो अडॉप्शन को वेरीफाई कर सके। उसने विलेज में कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं किया था बाय द वे। काउंसिल ने रिक्वेस्ट किया कि सैमुअल जाओ के नाम को सब डॉक्यूमेंटेशन से डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्युनिटी आइडेंटिटी और ट्राइबल अफिलिएशन नागालैंड में एक सीरियस चीज है। पर मैं इसको अपने ओपिनियन से नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोग ये चीज खुद डिसाइड कर सको कि ये डिटेल इस केस में कितनी ज्यादा मायने रखती है। जब ये न्यूज बाहर आई तो पूरा नागालैंड शॉक में आ गया था, क्योंकि ये सिर्फ एक क्राइम नहीं था। यहाँ पर एक टैलेंटेड यंग एथलीट जो कि कुछ कर सकती थी अपने स्टेट के लिए, वो मर चुकी थी। 30 अक्टूबर को जाखामा विलेज काउंसिल ने PHQ जंक्शन कोहिमा में एक मैसिव कैंडल नाइट विजिल ऑर्गेनाइज किया। थाउजेंड्स ऑफ पीपल गैदर्ड देयर। दीमापुर और वोखा में भी विजिल्स हुए थे। सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, स्टूडेंट्स, कम्युनिटी लीडर्स सब एक साथ आ गए थे जस्टिस डिमांड करने के लिए। सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर वीहो ट्रेंड करने लगा था एंड दैट इज वेयर आई फाउंड दिस केस आल्सो। पर जहां पे जेन्युइन ग्रीफ थी वहां पर मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही थी और ये एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया इस केस में। तो इसीलिए 5 से 6 नवंबर को नागालैंड पुलिस ने एक स्ट्रिक्ट पब्लिक वार्निंग इशू की। उन्होंने क्लियरली कहा कि अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन, फैब्रिकेटेड नैरेटिव्स और स्पेक्युलेटिव कंटेंट स्प्रेड करना अनएक्सेप्टेबल है यहाँ पर, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और BNS के भी। आज जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो आज है 7 तारीख, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन टेक्निकली यहाँ पे कंप्लीट हो ही चुकी है। सैमुअल जाओ अभी कस्टडी में है। सभी फॉरेंसिक सैंपल ले लिए गए हैं और अब बस रिजल्ट्स का इंतजार है यहाँ पर। SP रेहेत्सो ने अश्योर किया है, अगेन सॉरी फॉर द नेम प्रोनाउंसिएशन गाइस, दैट नो स्टोन विल बी लेफ्ट अनटर्न।
और चार्जशीट फाइल हो गई है। यहाँ पे सब प्रोसीजर्स कंप्लीट हो गए हैं बेसिकली। पर सच ये है कि कोई भी चार्जशीट, कोई भी कन्विक्शन वीहो जोनू को वापस नहीं ला सकता। उसकी माँ ने अपनी बेटी खो दी है, उसके परिवार उसके बिना अधूरा है, और नागालैंड की बास्केटबॉल कम्युनिटी ने एक राइजिंग स्टार को खो दिया है। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी, ये सब एक कप ऑफ चाय को लेकर हुआ था, या फिर अगर आगे फर्दर इस केस में कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो फिर ये उस चीज की वजह से हुआ हो सकता है। एक मोमेंट ऑफ अनकंट्रोल्ड एंगर ने सब कुछ खत्म कर दिया। वीहो जोनू जाओ 22 साल की थी जब उसने अपना लास्ट ब्रेथ लिया था। उसके पास इतने सारे सपने थे, इतनी पोटेंशियल थी और इतना सारा टाइम था, पर वो सब अब खत्म हो गया है। ये केस हमें याद दिलाता है कि वायलेंस कभी भी किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं होता है। चाहे तुम्हें कितना ही गुस्सा क्यों ना आ रहा हो, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी भी फ्रस्ट्रेटिंग क्यों ना हो, एक पल की नफरत पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है तुम्हारी। सो थिंक बिफोर यू डू एनीथिंग। एंड इसी के साथ ये केस अभी यहीं पे समाप्त होता है गाइस। आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी, एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।